सादिक और अमीन जो शख्स नहीं है वो कैसे हुक्मरानी कर सकते? ये तो मानते हो ना कि सज़ा जज़ा का फैसला अल्लाह ने करना है। मैं किसी को देख के नहीं कह सकता कि ये अच्छा मुसलमान है या ये अच्छा मोमिन है कि नहीं है। सेनेट इंतखाबात में सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये तो बड़ा ज़बरदस्त मार्का होने जा रहा है। ये तो बता देगा कि सियासत किस रुख को बैठ रही है। भाई मार्का क्या, लोग ही ऐसे जो लाड़े हैं जिनको जो पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है उन्होंने कहा है कि जी ये सादिक और अमीन नहीं है, इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, इनको निकाला था वज़ीर आज़म ने थे। तो ऐसे लोग क्या मार्का लड़ेंगे? क्या लोग इस तरह के लोग अब हमारे पर हुक्मरानी करेंगे? मतलब तुम वो बार्थ रेट की बात कर रहे हो, आर्टिकल 62 की। सादिक और अमीन जो शख्स नहीं है वो कैसे हुक्मरानी कर सकते? तुम्हें लगता है कि आर्टिकल 62 के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो जमहूरियत के साथ हैं और वो जमहूरियत को जो है उसमें खलल नहीं डालती? भाई लगता तो यही है कि देखो एक बंदा जो बिल्कुल जो एक बेसिक ह्यूमन की एक क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको एक सच बोलना चाहिए और अमीन होना चाहिए। अगर वही उसके अंदर नहीं है तो वो किस तरह? देखो इसमें अव्वल तो शुरू में बात करूं कि सादिक और अमीन की डेफिनेशन क्या है। ये ही डिफ़ाइन नहीं की गई कि सादिक और अमीन जो है हमारी अदालतों ने या फिर हमारे आइन ने इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया कि सादिक और अमीन होता क्या है। ये बार्ट की क्लॉज मेरा ख्याल है चौथा क्लॉज है, उसमें ये सादिक और अमीन की जो बात की गई है ये तो हरगिज़ अभी डिफ़ाइन ही नहीं हो सका कि आम इंसान जो उम्मती है वो सादिक और अमीन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसको जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, ये होता था पहले कानून, बार्ट थ्रेड कानून होता था और इसका कभी इतना हाईलाइट नहीं थे। जिस सिंपल सा कानून था कि एक जो आपका सियासतदान है या जिसने भी पार्लियामेंट का मेंबर बनना है उसको उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए। और हर आइन आप चाहे अमेरिका का क्लॉज 1 और 2 देख लो, आप इंडिया का देख लो, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की कैपेबिलिटीज़ पे करते हैं। वो कहीं भी ये नहीं करते कि ये इंसान सादिक और अमीन है या नहीं। अब सादिक और अमीन तो जब ज़ियाउल हक का रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया उसने ये वाली चीज़ अंदर डाल दी। अब जिस बंदे ने डाली, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक जो नॉन डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर या नॉन डेमोक्रेटिक कोई इंसान कोई कानून डालता है तो उसके पीछे उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता है। अब वो इक़्तिदार को तूल कैसे देना चाहता है कि वो तमाम जो ओपोनेंट्स हैं जो उसके मुखालिफ आ सकते हैं उनकी विक्टिमाइजेशन के ज़रिए। अब ये कानून उसने डाला कि मैं विक्टिमाइजेशन करूँगा, मैं पीपल्स पार्टी वाले इस तरह के लोग उनके ऊपर ये सादिक और अमीन और इस तरह की चीज़ें डाल के उनको कौमी धारे सियासी धारे से ही ख़त्म निकाल दूँगा। इस कानून की वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम तरीन अदारा है, वो जो है उसकी जो वर्किंग है उस बड़ा असरअंदाज हुई है। क्योंकि हर वक्त हर सियासतदान कुछ बोलता है तो उसके ऊपर ये बार्ट थ्रेड की तलवार लटकी रहती है। कई वज़ीर आज़म हमने इसके पीछे खो दिए। मुझे तुम एक बात बताओ, क्यों कर सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर ये कानून लागू होता है, बाकी किसी बाकी इदारे भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, बाकी इदारों में क्यों ये कानून नहीं लागू होता? यार देखो पार्लियामेंट जो है वो तुमने कहा कि सुप्रीम अदारा होता है, इसमें जो लोग जाते हैं वो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्रेसिडेंट सेट करें बाकी लोगों के लिए, तो इसलिए उनके ऊपर शायद ये अप्लाई हो रहा है, बाकी के ऊपर नहीं। लेकिन बाकी भी तो उसी गवर्नमेंट चलाने में पिलर्स हैं, 5 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये फौज वगैरह सारे पिलर्स हैं। अगर एक के ऊपर कानून एक के लिए क्यों और सियासतदानों के लिए क्यों? और अगर तो ये कानून अपनी हकीकी सेंस में हो तो ठीक है, इसमें सादिक और अमीन की डेफिनेशन लेके आएँ और बताएं कि क्या होता है और हर अदारे पे जो है वो क्या नाम है उसकी अकाउंटेबिलिटी है। क्यों सिर्फ सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी होती है? इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन की जाए। अब देखा जाए तो जब से ये कानून बहुत ज़्यादा आग पकड़ चुका है तो हर सियासतदान को जो है वो इलेक्शन ड्यू प्रोसेस से पहले ही एक RO या फिर जज निकाल देता है, जो बेसिक उसकी जो है जो अवाम की, मेरी तुम्हारी राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट कैंडिडेट को जो है वो सलब करता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी। फिर उसके बाद जब से RO जो है वो इस कानून को देखते हुए अपने आप को खुदाई फैसले अपने ऊपर ले लेता है। ये तो मानते हो ना कि सज़ा जज़ा का फ़ैसला अल्लाह ने करना है। मैं किसी को देख के नहीं कह सकता कि ये अच्छा मुसलमान है या ये अच्छा मोमिन है कि नहीं है। लेकिन एक RO की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो एक सियासतदान को देख के कहता है, उससे दुआए कनूत पूछ लेता है, उससे चौथा कलमा पूछ लेता है। उसकी क्या अथॉरिटी है कि वो एक सियासतदान की जो सज़ा जज़ा या उसके एक अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान होने का फ़ैसला है वो एक पेन चला के कर देता है। हालाँकि ये फ़ैसले तो खुदा के हैं।
और खुदा ने तो ये टाइटल नबी पाक को सिर्फ दिया था जो हम यहाँ बांटते फिर रहे हैं या फिर किसी से लेते फिर रहे हैं, ये तो खुदा के फैसले हैं। और जब आप सियासतदान से भरी अदालत में उसकी सीक्रेट लाइफ के बारे में बात पूछते हो या फिर आप उसकी तस्दीक करते हो, तो आप तो उस दो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ये जो जूरिस्ट हैं, राइट ऑफ फ्री ट्रायल जो पाकिस्तान का आर्टिकल 10A है और दूसरा राइट ऑफ सीक्रेसी, तो ये जब दो कवानीन की, तो इस कानून के पीछे कितने और कवानीन जो पिछले हमने डिस्कस भी किए उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और दूसरी मेन बात, ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि ये कानून लागू होना चाहिए, सियासतदान ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको इस सादिक और अमीन की इस तरह की कोई डेफिनेशन लेके आओ इस्लाम के ज़रिए, बाकी जूरिस्प्रूडेंस के ज़रिए। लेकिन ये क्या बात है कि जी उसके इस्लामिक टीचिंग्स का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में चर्च और स्टेट की अलहदगी का कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ चले अलहदगी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ मरूज़ खातिर रखनी चाहिए कि ये कानून लाने वाले नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, जिनका पहला मकसद ये था कि पाकिस्तान में जितने इलेक्टेड डेमोक्रेट्स होंगे जो अपनी कोई सोच रखते, अयाज अमीर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एग्जांपल है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनकी आर्टिकल्स में, उनकी राइटिंग में उनका ओपिनियन था। क्या सियासतदान कोई ओपिनियन भी नहीं रख सकता? तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें उन नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक रास्ता देते हैं कि वो पार्लियामेंट को हर वक्त हाईजैक करके रखें। ये चीज़ें जो हैं बाट तरेट होने की वजह से इसको सही तरीके से अमेंड करना चाहिए, होने की वजह से उन नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को किसी मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सियासतदानों को और पार्लियामेंट को कंट्रोल इसके थ्रू कर लेते हैं। चलो, अब ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कोई इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, सियासतदानों की पता चल सके कि क्या ये इस काबिल हैं कि हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सकें, वो कैसे पता चले? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। मुझे तुम बात बताओ कि अगर कोई सादिक और अमीन की एक उलमा बोर्ड भी बन जाता है और उलमा जो है वो उसके अंदर एक चीज़ लेके आते हैं कि जी ये इंसान सादिक और अमीन होगा अगर वो ये फ़लानी इस्लामिक टीचिंग्स जानता होगा, फ़लाना जो है वो कवानीन पे अमल करता होगा, क्या वो तमाम जो इतने ज़्यादा फ़िरके बन चुके हैं वो उस पर इतफाक़ हो सकेगा? वो एक नई लड़ाई छिड़ पड़ेगी। इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सियासतदान अकाउंटेबिलिटी से दूर होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी के पीछे एक ऐसी बॉडी लेके आई जाए, एक ऐसी जो है वो एक क्रेडिबल बॉडी होनी चाहिए जो कर सके। जज कैसे खुद क्रेडिबल कैसे है कि वो किसी को सादिक और अमीन कह सके? बाट पीरियड को ख़त्म करने की बात नहीं करते, बात ये है कि सियासतदानों और तमाम इरिस्पेक्टिव अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इसकी कोई डेफिनेशन बतानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी तो देखो ना, सियासतदान हमारे में से निकले, हम जैसी अवाम है उसके अंदर जो मसाइल हैं वो सियासतदानों के अंदर भी मसाइल हैं। तो हम क्यों सियासतदानों को समझते हैं कि वो कोई नाजिल हुए हैं? तो सियासतदान हम में से तो निकले हैं। तो ये तो भी तो मसला है ना कि हम सियासतदानों को देखते हुए जो है वो सब कुछ अप्लाई कर देते हैं और अपने ऊपर जो है वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं। चलो, बड़ी बातें हो गई हैं आज, चले फिर निकलते हैं। बिल आज लेके नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है। नहीं, नीयत होगी लेने की तो निकलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, कोई नहीं, खैर है। यही तो मसला है कि तुम सियासतदानों को हल्का सा ही बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे और यहाँ तुम खुद चोरी की बात कर रहे हो।